हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गणितकार में। मैं अवनीश सर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन चैप्टर को कंप्लीट किया था। अब आज हम लोग जहां पर चलने वाले हैं वो है चैप्टर फंक्शन। और आज की क्लास में हमें ये समझ में आएगा कि कौन सा ऐसा कंडीशन होते हैं जिनकी वजह से कोई रिलेशन फंक्शन कहलाता है। ठीक, आज हम ये भी समझेंगे कि जो कंडीशंस हैं वही कंडीशंस क्यों अप्लाई की गई किसी रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए, या यूँ कहें कि वही जो रूल्स हैं वो ही क्यों ज़रूरी थे, वही कंडीशंस क्यों लगाई गई किसी भी रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए। ठीक है, एक बात और। दूसरी बात ये कि फंक्शन चैप्टर हमारे लिए मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 80 से 90% मैथमेटिक्स में हम लोगों को फंक्शन मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि फंक्शन हम लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे और कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए। इसके लिए फंक्शंस को स्ट्रांग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम लोग चलते हैं, रिलेशन से उठकर अब हम लोग फंक्शन पे आने वाले हैं। और आज ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि रिलेशन से फंक्शन पर आना किस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी था और रिलेशन ही क्यों पहले पढ़ाया गया फंक्शन के से पहले। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है फंक्शन। आज से हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। उससे पहले आप ये बताएं, हम लोगों ने देखा था कि रिलेशन क्या है, व्हाट इज रिलेशन। तो हमने देखा था कि अगर दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए और उनका उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट रिलेशन कहलाता था। ठीक, अब सवाल ये उठता है, यानी कि जो रिलेशन था वो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स था। फिर बात ये उठती है कि ऐसा कौन सा कंडीशन है या ऐसे कौन से रूल हैं कि रिलेशन फंक्शन कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या हर फंक्शन भी रिलेशन होता है, ये भी हम समझेंगे। ठीक, तो देखते हैं। तो जरा समझिए, हम लोगों ने जब रिलेशन देखा था, हम लोग जरा सा एक बार रिलेशन को रिकॉल कर लेते हैं। क्या था, मैंने बोला था अगर हम कोई सेट ले लें ए जिसके एलिमेंट्स हों 1 2 3, ठीक है, और कोई दूसरा सेट अगर हम ले लें जिसके एलिमेंट्स हों ए बी सी, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालना हमने सीखा था। जैसे कि क्या क्या आएंगे एलिमेंट्स, 1a 1b 1c, है ना, 2a 2b, इस तरीके से हमको इस सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन मिल जाएगा। फिर बात ये थी कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट ए से बी पर रिलेशन कहलाएगा। तो रिलेशन हमने जब डिफाइन किया तो मान लीजिए कि हमारा जो एक रिलेशन वाला सेट निकल के आया वो क्या निकल के आया, 1a 1b 2b, ऐसा कुछ निकल के आया रिलेशन। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं कि ये रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा। अच्छा, एक ही रिलेशन तो हो नहीं सकता है, रिलेशन तो भाई ये, इसको हमने R1 बोल दिया मान लिए। हम एक और रिलेशन लिख लेते हैं, क्या, 1a 2b 2c, एक और लिख लेते हैं। भाई बहुत सारे रिलेशन लिखे जा सकते हैं, 1a 2b 3c। ठीक है, तो जरा वो कौन से रूल्स हैं या वो कौन सी कंडीशन है कि कोई रिलेशन फंक्शन बन जाता है। तो देखिए, पहली बात ये, अभी ये हम लोगों ने देखा, देखिए जरा, जो सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट्स है, एलिमेंट 1 2 और 3। क्या R1 में तीनों के तीनों 1 2 और 3 तीनों का इमेज या रिलेशन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। जरा देखें, 1 का ए के साथ है, 1 का बी के साथ है, 2 का बी के साथ है, लेकिन 3 का किसी के साथ नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। पहला रूल क्या कहता है फंक्शन होने के लिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी। पहला रूल क्या कहता है कि जो सेट ए है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। सेट ए जो है उसके हर एक एलिमेंट का सेट बी में इमेज होना ही चाहिए। तो जो रिलेशन 1 हमने लिखा, इसमें देखिए, इसमें 1 का इमेज ए है, 1 का इमेज बी है, 2 का इमेज बी है, लेकिन 3 का कोई इमेज ही नहीं है, 3 का कोई इमेज ही नहीं है। इस वजह से ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। समझ गए बात। इस रिलेशन 2 देखते हैं जरा, 1 का इमेज 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी और 2 का इमेज सी, इसमें से भी 3 का कोई इमेज नहीं दिख रहा है, ये भी रिलेशन नहीं है। ठीक, अभी हम सिर्फ पहली कंडीशन चेक कर रहे हैं।
फिर देखिए रिलेशन 3 क्या है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। तो यानी कि 1 का भी इमेज मिल रहा है, 2 का भी इमेज मिल रहा है और 3 का भी इमेज मिल रहा है। तो पहली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब जरा एक बात और देखिए कि जो रिलेशन 3 है इसमें ये बात तो सही है कि 1, 2 और 3 तीनों की इमेज है, ठीक दिख रही है, यानी 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है बी और 3 की इमेज है सी। अब हमें यह देखना है कि क्या जो इमेजेस हैं वो यूनिक हैं उस एलिमेंट के लिए, यानी कि क्या ये जो 1, 2 और 3 हैं क्या यूनिक इमेज ही बन रही है इनकी। जरा देखें, 1 सिर्फ और सिर्फ ए के साथ रिलेटेड है, 2 सिर्फ और सिर्फ बी के साथ रिलेटेड है, 3 सिर्फ और सिर्फ सी के साथ रिलेटेड है। तो यहीं से दूसरी जो रूल बनता है क्या कि द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी मस्ट बी यूनिक। यानी कि दो बातें निकल के आती हैं। पहला तो क्या कि जो सेट ए है उसके हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और वो इमेज यूनिक होनी चाहिए। तो अब जरा देखें रूल 3 जो रिलेशन 3 लिखा है वो इन दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखें 1 की इमेज है ए, क्या 1 की कोई और इमेज है? नहीं, तो 1 की इमेज है और वो इमेज यूनिक है। ठीक, 2 के लिए देखते हैं, 2 की इमेज है बी, क्या 2 किसी और के साथ भी रिलेटेड है या 2 की कोई और भी इमेज इसमें दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है, यानी 2 की जो इमेज बी है वो यूनिक है। ठीक, अब 3 के लिए देखते हैं, 3 की इमेज है सी, क्या 3 की कुछ और भी इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पर? नहीं, यानी 3 की इमेज भी सी है। इसलिए जो ये रिलेशन है ये फंक्शन कहलाएगा। समझ गए बात आप? यानी कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें जो सेट ए है, अगर हम इस तरीके से कहें कि जो सेट ए है उसके हर एक एलिमेंट का इमेज सेट बी में हो और वो इमेज यूनिक हो, तो जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। समझ गए बात आप? अब पॉइंट ये उठता है कि यही दो रूल्स ही क्यों, कोई और रूल्स क्यों नहीं, या ऐसा ही क्यों जरूरी है कि ये दो रूल सेटिस्फाई करेंगे तभी कोई रिलेशन फंक्शन होगा। इस तरफ हम लोग चलते हैं। तो जरा देखें, रूल्स हम लोग एक बार ठीक से लिख देते हैं, उसके पहले हम लोग ये देखें कि यही दो रूल्स ही क्यों थे। ठीक, मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए हम लोगों ने स्टूडेंट्स का एक सेट लिया, राम, मोहन और नेहा। ठीक, ये हमने स्टूडेंट्स का सेट लिया। अब एक सेट हम एक ऐसा लिखते हैं जिसमें मैथ्स के टेस्ट में आए हुए मार्क्स का हम लोग ले लेते हैं। 10 ले लिया, 20 ले लिया, है ना, 15 ले लिया, 30 ले लिया। ठीक बात है। अब मुझे ये बताइए, मैं आपसे कहूं कि राम के आए 10 मार्क्स मैथ के उसी टेस्ट में, मोहन के आए 20 मार्क्स, और ये बात ना बताई जाए कि नेहा के कितने मार्क्स आए। ठीक, तो क्या जो हमारा रूल नंबर 1 था ये कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी, क्या ये फुलफिल हो पाएगा? अच्छा, क्या हमारा जो देखिए बात यह है कि फंक्शन में इसका मतलब यह हुआ कि हर एक इनपुट का आउटपुट चाहिए ही होता है। अगर हर इनपुट का आउटपुट नहीं मिल रहा है तो जो फंक्शन है वो ठीक नहीं है। या यूं कहें कि फंक्शन अगर एक मशीन है तो हर इनपुट के लिए कोई भी मशीन अच्छी कब कहलाएगी कि हम कोई भी इनपुट डालें तो प्रोसेस के बाद हमको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना ही चाहिए। तो अगर हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब मशीन गड़बड़ है। तो उसी तरह से अगर नेहा का हमको कोई भी इमेज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये फंक्शन नहीं होगा। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि जो भी पहला सेट है उसके, या जिसको कि हम आगे अभी समझ में आएगा आपको, जिसको हम डोमेन बोलेंगे, उसके हर एक एलिमेंट का इमेज हमको मिलना ही चाहिए। इसीलिए जरूरी होता है। तो अगर नेहा का कोई इमेज नहीं मिल रहा है इसका मतलब फर्स्ट रूल वायोलेट हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो रूल ही क्यों आया कि भाई जो भी इनपुट है उसके लिए हमको आउटपुट नेसेसरी है। फॉर एवरी इनपुट देयर मस्ट बी अ आउटपुट, फॉर एवरी इनपुट देयर मस्ट बी एन आउटपुट, ये एक बात है। अगर नेहा का कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है इसका मतलब
ये फंक्शन नहीं होगा, ये अच्छी मशीन नहीं होगी। इसलिए वो वाला रूल बना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ एन इमेज इन सेट बी, मस्ट हैव एन इमेज ऑफ सेट ए, मस्ट हैज़ एन इमेज इन सेट बी। ठीक, अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि राम के 10 मार्क्स आए और मैं आपसे कहूँ कि राम के 20 मार्क्स आए, ठीक, जरा बताइए क्या ये बात सही है? क्या ऐसा होना सही चाहिए कि सेम टेस्ट के सेम सब्जेक्ट के सेम टेस्ट में राम के 10 मार्क्स भी आ रहे हैं और 20 मार्क्स भी आ रहे हैं? क्या ये बात सही है? क्या ये पॉसिबल है कि राम का सेम टेस्ट में 10 मार्क्स भी आया है, 20 मार्क्स भी आया है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमको इमेज चाहिए होगी वो यूनिक चाहिए होगी। पर देखिए यहाँ पर राम की 2 इमेजेस आ रही हैं, 10 और 20। इसका मतलब जो रूल 2 था कि द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी मस्ट बी यूनिक, वो यहाँ पर वायोलेट हो रहा है। क्यों वायोलेट? अच्छा ये बताइए, क्या ये जरूरी नहीं है कि जो हम इनपुट डालें उससे हर बार हमको सेम आउटपुट मिले? एक बार आपने वही इनपुट डाला तो कुछ और रिजल्ट आया, फिर आपने वही इनपुट डाला तो कुछ और रिजल्ट आया। इसका मतलब मशीन खराब है, इसका मतलब मशीन खराब है। इसलिए जो इमेज है वो कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। समझ गए बात आप कि यही 2 गोल्डन रूल्स ही क्यों है? तो एक बात और आप ये समझिए, मान लीजिए कि स्कूल में बच्चे हैं, ठीक, तो एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होगा और हर बच्चे का रोल नंबर होना चाहिए, तभी तो पूरी क्लास डिफाइन हो पाएगी सही से। ये बात समझ गए आप कि हर स्कूल में क्लास में ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हर स्टूडेंट का रोल नंबर होगा और वो रोल नंबर यूनिक होगा। मान लीजिए बोला गया रोल नंबर 5 और रोल नंबर 5 बोलने पर मोहित भी खड़ा हो गया और तुषार भी खड़ा हो गया, क्या ये सही है? नहीं। अच्छा मान लीजिए रोल नंबर 10 बोला गया और राम को पता ही नहीं है कि उसका रोल नंबर 10 है, तो क्या राम खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा। इसलिए ये जरूरी है कि यही दोनों ये जरूरी है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए और वो इमेज कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग जरा फिर से इस रूल को लिख लेते हैं। तो अब फंक्शन क्या है समझते हैं, हम लोग प्रॉपर डिफाइन कर लेते हैं। हम लोगों ने समझ लिया है कि क्यों यही 2 रूल जरूरी हैं। मैंने कहा लेट f such that a to b is a relation, then it is a function if ये जो रिलेशन होगा ये फंक्शन कहलाएगा अगर if every element of set A is associated with an element in set B. Every element of set A is associated with an element in set B, ये पहला रूल। और दूसरा क्या? या इसको ऐसे कहें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड भी बोल सकते हैं, या इसको अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो देखें, थोड़ा सा और आसान लैंग्वेज में मैं आपके लिए लिख दूं, ये क्या कह रहे हैं? लेट एफ ए टू बी इज अ रिलेशन देन इट इज अ फंक्शन if पहला every element of set A must have an image in set B. Every element of set A must have an image in set B. दूसरा रूल, the image of every element of set A in set B must be unique। क्या बात हुई कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में इमेज होना चाहिए और वो इमेज यूनिक होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अगर ऐसा है तो कोई रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। ठीक, तो यहां से
दो बातें निकल के आती हैं। क्या? पहला कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। दूसरा क्या? एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरीली अ फंक्शन। क्या पता चला? कि हर एक फंक्शन तो रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरीली अ फंक्शन। एग्जाम्पल लेके जरा हम लोग देखते हैं, फिर से हम लोग वो एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ए हमने लिया 1 2 3 और सेट बी हमने लिया ABC। अब हम लोग एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करते हैं जो कि फंक्शन है। देखते हैं, ये बताएं। मैंने लिया, या इस तरीके से कर लेते हैं, है ना। देखिए, 1 की इमेज है A, 1 की इमेज है B, 2 की इमेज है B और 3 की इमेज है C। जरा बताएं, क्या ये फंक्शन है? जरा देखें, ये फंक्शन है क्या? 1 की एक इमेज है 1A और 1 की एक इमेज है B। इसका मतलब ये एक रिलेशन तो हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 की इमेज यूनिक नहीं है। इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, उसी तरह से अब जरा देखते हैं। ये देखिए, सेट A है 1 2 3 और सेट B है ABC। हम लोग मैपिंग करके देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। ये बताएं, इसमें हमने एलिमेंट्स रखे सेट A के और इसमें हमने एलिमेंट्स रखे सेट B के। 1 2 3 ABC। ठीक, जरा बताएं, 1 की इमेज है A, 2 की इमेज है B और 3 की इमेज है C। जरा बताएं, क्या ये फंक्शन है? देखते हैं, क्या हर एक एलिमेंट का, सेट A के हर एक एलिमेंट का सेट B में कोई ना कोई इमेज है या नहीं है? 1 की इमेज है B, 1 का हो गया। 2 की इमेज है A और 3 की इमेज है C। पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरा देखें, क्या वो इमेज यूनिक है? 1 की एक ही इमेज है B, 2 की एक ही इमेज है A, 3 की एक ही इमेज है C। इसका मतलब ये फंक्शन है। ठीक, और लेते हैं, और मैपिंग करके देखते हैं। 1 2 3 ABC। मैंने आपसे कहा कि 1 की एक इमेज है A, 1 की एक इमेज है B, 2 की एक इमेज है B और 3 की एक इमेज है C। क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 की यहां पर दो इमेजेस है, A भी है। 1 की एक इमेज है B और एक इमेज है A, एक इमेज है A और एक इमेज है B। इसका मतलब 1 की यूनिक इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। समझ गए बात आप? ठीक, और देखते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। 1 2 3, अच्छा, ABC। ठीक, 1 की एक इमेज है A, 2 की है B और 1 की एक इमेज C भी ले ली हमने। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां पे दो गलतियां हैं। क्या? कि 1 की दो इमेजेस हैं, यानी कि 1 की इमेज यूनिक नहीं है, और उसी के साथ साथ 3 की कोई इमेज ही नहीं है। 1 की दो इमेजेस दिख रही हैं, 1 A से भी रिलेटेड है, 1 की इमेज C भी है, और 3 की तो कोई इमेज ही नहीं है, यानी दोनों की दोनों कंडीशन वायोलेट हो गई। ये भी फंक्शन नहीं है। समझ गए बात आप? और देखते हैं, ABC। 1 2 3 और देखते हैं, ये ABC। ठीक है, 1 की एक इमेज है A, 2 की एक इमेज है B, 3 की एक इमेज है B। अब क्या ये फंक्शन है? ये बताइए जरा जरा देखें, पहला वाला रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1 की इमेज भी है, 2 की इमेज भी है, 3 की इमेज भी है। ठीक, तो पहला रूल फॉलो हो गया। 1 की इमेज यूनिक है, 2 की इमेज भी सिर्फ B है और 3 की इमेज भी सिर्फ B है। इसका मतलब दोनों के दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं, इसका मतलब ये फंक्शन है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा, लेकिन C का क्या करें? या B की तो दो इमेजेस हैं, B की दो प्री इमेजेस हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, यहां पर आप देखिए क्या होता है कि एक इनपुट के लिए दो आउटपुट तो अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट होना चाहिए, लेकिन दो अलग अलग इनपुट के लिए सेम आउटपुट हो सकता है। हो सकता है कि राम के भी 10 मार्क्स आए हों और श्याम के भी 10 मार्क्स आए हों सेम टेस्ट में, हो सकता है ना। उसी तरह से क्या मैंने बोला कि एक इनपुट के लिए तो दो आउटपुट अलाउ नहीं है,
लेकिन 2 इनपुट के लिए एक आउटपुट अलाउ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया बात? मैंने जो अभी एग्जांपल दिया, क्या हो सकता है कि राम के भी 10 मार्क्स आए हों और श्याम के भी 10 मार्क्स आए हों, कोई दिक्कत नहीं भाई। दिक्कत तो तब होती है ना कि राम के सेम टेस्ट में, सेम सब्जेक्ट के सेम टेस्ट में 10 मार्क्स भी आए होते और 20 मार्क्स भी आए होते। इसमें दिक्कत है ना, इसमें थोड़ी ना दिक्कत है कि राम के भी 10 मार्क्स आए और श्याम के भी 10 मार्क्स आए सेम टेस्ट में। उसी तरह से क्या मैंने बोला कि एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट अलाउड नहीं है, लेकिन 2 इनपुट के लिए एक इनपुट अलाउड है। समझ में आ गया बात? तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशंस हम लोगों ने देख ली। तो क्या हमको पता चला कि एवरी इनपुट का आउटपुट होना चाहिए और वो आउटपुट यूनिक होना चाहिए। अगर एक मेमोरी ट्रिक इसका हम देखें तो आप समझ सकते हैं। क्या मेमोरी ट्रिक हम ले सकते हैं कि फंक्शन क्या है, फुल प्लस फिक्स्ड। फुल प्लस फिक्स्ड, फुल मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट का डोमेन, हर एक एलिमेंट का इमेज, फिक्स मतलब वो इमेज फिक्स होनी चाहिए या यूनिक होनी चाहिए। इस तरह से हम इस बात को याद रख सकते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक चीज आप और देख रहे हैं, क्या आपने देखा कि एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट अलाउ नहीं है, लेकिन 2 इनपुट के लिए एक आउटपुट अलाउ है। तो और क्या बात हम लिख सकते हैं यहां से कि क्या फॉर 1 इनपुट 2 आउटपुट नॉट अलाउड। नॉट अलाउड, एक के लिए 2 आउटपुट अलाउड नहीं है, लेकिन फॉर 2 इनपुट, फॉर 2 इनपुट सेम आउटपुट इज अलाउड। सेम आउटपुट इज अलाउड, यानी कि 2 अलग अलग अगर इनपुट है तो उनका सेम आउटपुट आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई बात? इसका मतलब क्या हुआ अगर देखा जाए, देखिए एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं क्या कि सेट ए, अगर कोई फंक्शन डिफाइन है सेट ए से सेट बी पर, ठीक, तो 2 रूल्स हैं। क्या कि जो सेट ए है उसके हर एक एलिमेंट का सेट बी में इमेज होना चाहिए और वो इमेज यूनिक होना चाहिए। ठीक, बस यही बात। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कहलाएगा अगर उसके सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में इमेज हो और वो इमेज यूनिक हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हर इनपुट के लिए हमको आउटपुट मिलना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि हर इनपुट के लिए हमको आउटपुट मिलना जरूरी है, वो यूनिक होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 2 अलग अलग इनपुट के लिए हमको सेम, 2 अलग अलग इनपुट के लिए हमको सेम आउटपुट नहीं मिल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब एक बात थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊं। ये अब देखिए, 1 का ए है, 2 का बी है और 2 का सी है। क्या ये फंक्शन है? नहीं। जल्दी जल्दी करते हैं। 1 का बी है, 2 का बी है और 3 का सी है। क्या ये अलाउड? देखिए 1 2 3 तीनों का है। 1 का बी सेम इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट है और तीनों के लिए हमको कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है, ये है। ठीक, और देख लेते हैं, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। ये देखिए हर एक इनपुट के लिए हमको कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है और वो आउटपुट यूनिक है, ये भी अलाउड है। समझ के बाद इसका मतलब एक ही बात सिर्फ हमको ये देखनी है कि हर इनपुट के लिए हमको आउटपुट मिलना चाहिए और वो आउटपुट यूनिक होना चाहिए। ऐसा है तो फंक्शन है, वरना फंक्शन नहीं है। इन दोनों में से कोई एक भी अगर वायोलेट हुआ तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि कैसे कोई रिलेशन फंक्शन बन जाता है और उसके लिए जो गोल्डन रूल्स हैं वही क्यों बने। ऐसा नहीं है कि कोई उठा और उसने आके रूल्स लिख दिए और उसके बाद वही रिलेशन फंक्शन कहलाने लगा। उसकी वजह थी, जो वजह हम लोगों ने समझी। इसका मतलब ये हुआ कि हमको रूल्स रटने की जरूरत नहीं है, अगर हम रूल्स की वजह समझ जाएं तो, कि वही रूल्स क्यों पढ़ाए गए या वही रूल्स क्यों अप्लाई हो रहे हैं। समझ गए बात आप? अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं आपको अब लेके चलता हूं कि देखिए रिलेशन और फंक्शन के डोमेन, कोडोमेन और रेंज में क्या अंतर होता है। ठीक, वहीं उसी से आपको फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी समझ में आ जाएगा। जरा देखें, कोई सेट ए था 1 2 3 और कोई सेट बी था ए बी सी। ठीक,
एक तरफ हम एक रिलेशन के बारे में देखेंगे और एक तरफ हम फंक्शन के बारे में देखेंगे। रिलेशन, इधर रिलेशन का देखेंगे और इधर हम फंक्शन का देखेंगे। क्या देखेंगे? कोडोमेन, डोमेन और रेंज। ठीक, जरा बताएं, जैसे कि आर हमने डिफाइन किया, आर कोई रिलेशन है वो हमने डिफाइन किया 1A 2B और 2C। तो जरा ध्यान करें, डोमेन क्या होता था? डोमेन होता था कि रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट होगा वही कहलाता था डोमेन। तो यहां पर डोमेन क्या मिला हमको? 1 और 2। कोडोमेन क्या होता था? जो दूसरा वाला सेट होगा A क्रॉस B यानी कि B, वो हमारा पूरा कोडोमेन कहलाता था। तो कोडोमेन यहां पर हमको क्या मिलेगा? A, B और C। और जरा आप याद करें कि रेंज क्या होता था कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन में उन ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड कंपोनेंट का जो सेट बनेगा वो रेंज कहलाता था। तो यहां पर A, B, C ही पूरा मिल गया, यानी पूरा का पूरा कोडोमेन ही रेंज है। ये बात थी। अब अगर हम फंक्शन पे आते हैं, तो फंक्शन का पहला रूल क्या कहता है कि जो सेट A है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जो सेट A होगा उसके हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। यानी कि मान लिया कि कोई रिलेशन इस तरीके से हमने लिया जो कि फंक्शन भी हो, 1A 2B और 3C, इस तरह से। तो जरा बताएं क्या होगा अगर हर एक एलिमेंट का हम, हर डोमेन के, ये जो फर्स्ट सेट है A, इसके हर एक एलिमेंट का हमको इमेज मिलना चाहिए। तो डोमेन यहां से क्या बन जाता है? डोमेन हमको मिलेगा 1 2 3, यानी कि पूरा का पूरा जो सेट A होगा वो डोमेन हो जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस जो रिलेशन और फंक्शन में है। ठीक, दूसरी बात ये कोडोमेन। कोडोमेन जैसे वहां पर पूरा का पूरा सेट भी कोडोमेन होता है, वैसे ही यहां भी होगा। रेंज क्या होगा? रेंज की अगर बात करें तो रेंज वो होगा कि जो डोमेन के एलिमेंट्स, यानी कि डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन के जिन एलिमेंट्स के साथ इमेज बनाएंगे उन एलिमेंट्स का सेट उसका रेंज कहलाएगा। तो यहां पर A, B और C तीनों ही इमेज हैं 1 2 और 3 का, इसलिए ये इसका रेंज हो गया। ठीक, अगर मैं ये कहता ये इसका रेंज हो गया। अगर मैं रिलेशन इस तरीके से ना डिफाइन करता, मतलब ये फंक्शन भी है, अगर मान लीजिए मैं ये लिखा होता कि 1A 2A और 3B, अगर हम ऐसा कहे होते 1A 2A और 3B, तो इसका डोमेन अभी भी A ही रहता, कोडोमेन अभी भी B ही रहता, पर इसका रेंज चेंज हो जाता। और इसका रेंज क्या बनता? देखिए जरा कौन कौन सा है, A और B, A और B। देखा आपने कि यहां इस वाले केस में तो रेंज पूरा का पूरा हमको सेट B ही मिल गया, क्योंकि सेट B का हर एक एलिमेंट सेट A के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज था। लेकिन ये वाला जो हमने फंक्शन लिखा, इसमें हमने देखा कि C जो है वो किसी का भी इमेज नहीं है, इसलिए रेंज में हमको C नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां से हमको एक बात ये समझ में आती है कि देखिए रेंज जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होगा। जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होगा, ये यहां से हमको दिखाई दिया। ठीक है, तो अगर हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज अगर डिफाइन करें फंक्शन का, तो जरा लिख लेते हैं डोमेन ऑफ एफ। किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है? अगर कोई फंक्शन है इस तरीके से, हम एक मिनट, क्या हम देखें कि लेट अ रिलेशन एफ A to B is a function, then तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगा? अगर हम डिफाइन करें डोमेन ऑफ एफ क्या होगा? पूरा पूरा सेट ए ही डोमेन हो जाएगा। ठीक, कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन सेट बी होगा। और रेंज क्या होगा? अब रेंज यहां पर थोड़ा सा आपको ठीक से लिखना होगा कि इमेजेस इन सेट बी, सेट बी में जो भी इमेजेस हैं उनका जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। सेट ऑफ इमेजेस इन सेट बी, सेट ऑफ इमेजेस इन सेट बी। ठीक है, या थोड़ा सा और अच्छे से इसको लिख देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी, वरना आपको समझ आप गए होंगे, पर थोड़ा और बेहतर लिख देते हैं। क्या रेंज क्या है? द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ elements of domain, the set of images of elements of domain
इन कोडोमेन, डोमेन के हर एक एलिमेंट का कोडोमेन में जो इमेजेस मिलेंगी वो उसका सेट क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। समझ गए बात आप? अच्छा, तो अब मैं आपको जरा एक एग्जांपल, कुछ और थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं हम लोग। हाँ, जैसे कि हमने सेट मान लीजिए ए ले लिया 1 2 3 4 और सेट बी हमने ले लिया ए बी सी, ठीक। और फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन किया हमने, जो फंक्शन हमको मिला एफ ए टू बी, थोड़ा एफ ए टू बी जब हमको मिला तो हमको क्या मिला रिलेशन इसमें, ये हमको मिल गया 1a 2b 3c 4c। तो इसका डोमेन पूरा का पूरा ए, कोडोमेन पूरा का पूरा बी, और रेंज की अगर बात करें तो जरा देखें ए बी और सी तीनों का तीनों मिल रहा है, तो रेंज ये हो गया। समझ गए बात आप? इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे रिलेशन और फंक्शन के डोमेन, कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस होता है, ठीक। अब बात ये उठती है, मैं आपसे कहूं कि ये हम पहचाने कैसे, क्या ग्राफिकली भी हम इस चीज़ को पहचान सकते हैं कि कोई जो रिलेशन दिया हुआ है वो फंक्शन है या नहीं है? तो अब एक आप हेडिंग लिख लीजिए, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, देखिए लिख लें, पहले लिख लें फिर मैं समझाता हूं। इफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 point. If a line parallel to y-axis cuts the graph at more than 1 point, then it is not a function. क्या कह रहे हैं कि अगर कोई y-axis के पैरेलल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन नहीं है। अभी आपको समझ आएगा कि यही रूल क्यों, ऐसा ही क्यों है ना। जरा एग्जाम्पल के लिए देख लें, ऐसे मान लीजिए हमने एक ये पैराबोला लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक। अब हम y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींच लें, जैसे हमने ये खींच लिया, तो आप देखिए ये मैक्सिमम कितने पॉइंट पे काट रहा है, एक पॉइंट पे काट रहा है। और भी ले लेते हैं, ये देखिए ये भी एक पॉइंट पे काट रहा है, ये भी एक पॉइंट पे काट रहा है। इस तरह से हमने देखा कि y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे काट रही है, इसका मतलब ये फंक्शन है, ठीक, फंक्शन। अच्छा, इसी का एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लिया हमने लिया x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये कैसा बनेगा, ये ऐसा बन गया। अब जरा देखें हम y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींच देते हैं, ये, तो जरा देखिए ये जो पैरेलल लाइन हमने खींची ये इसके कर्व को 2 पॉइंट्स पे काट रही है, 2 पॉइंट्स पे काट रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए इसके लिए हमको y की एक अलग इमेज मिल रही है और इस वाले के लिए हमको इस सेम x की वैल्यू के लिए यहाँ पर y की एक अलग इमेज मिल रही है। कैसे, यार देखें, मान लीजिए कि ये x इज इक्वल टू 2 की डिस्टेंस पर था, ठीक, तो हमने क्या लिया, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो क्या लिया हमने, x की वैल्यू हमने 2 ली, तो वाई स्क्वायर, ठीक। तो यहां से ये क्या आएगा, देखें y इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। इस तरह से हम देखेंगे कि हमको 2 वैल्यूज मिल रही हैं, √2 और माइनस √2। और थोड़ा सा देखते हैं, इसी एग्जाम्पल पर और देखते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये था हमारा, क्या है इसका इक्वेशन, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमने कहा हमने एक ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दी और ये कितने की डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस है 4, तो इसका ये क्या हुआ, x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 अगर हम इसमें रखेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू √4, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी ये वाली जो यहाँ पर एक y की जो वैल्यू आई ये आई 2 और यहाँ के लिए जो y की एक वैल्यू आई ये आई -2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू 2 थी, x इज इक्वल टू 2 के लिए y की हमको 2 वैल्यूज मिल रही है, एक 2 और एक -2, यानी कि 2 के लिए एक इमेज मिल रही है 2 और 2 के लिए ही एक इमेज मिल रही है -2, यानी कि जो ये 2 था इसके लिए 2 इमेजेस मिल रही हैं। यानी कि जो डोमेन का एलिमेंट है 2 उसकी यूनिक इमेज नहीं हो रही है, यूनिक इमेज नहीं मिल रही है, यूनिक इमेज नहीं मिल रही है, ये फंक्शन इसलिए नहीं है। समझ गए बात? इसीलिए ये टेस्ट
हमारे लिए हम अप्लाई कर पाते हैं क्या, कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है और वो कर्व को या ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे काट रही है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि देखिए एक्स की सेम वैल्यू के लिए हमको वाई की दो वैल्यूज मिल रही है, यानी कि सेम इनपुट के लिए हमको दो अलग अलग आउटपुट मिल रहे हैं, यानी कि आउटपुट हमको यूनिक नहीं मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। समझ गए बात? अच्छा, और देखते हैं और क्या देख सकते हैं, जरा ये देखें, y इज इक्वल टू 1/x। इसका ग्राफ अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो इस तरीके से बनेगा। जरा बताएं ये फंक्शन है या नहीं। जरा देखें, y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींच दें, जरा देखो क्या ये एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है? नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो समझ गए, इस तरीके से ये क्या हुआ, ये फंक्शन हुआ। देखिए एक ही पॉइंट पे कट किया, एक ही पॉइंट पे कट किया। समझ गए? उसी तरह से और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। मान लिया कि कोई हमने सर्कल लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसका कैसा बनेगा? ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब देखिए, या इसका रेडियस कितना है? रेडियस है 5। हमने कोई लाइन खींची वाई एक्सिस के पैरेलल, ये खींच दी या ये खींच दी। जरा बताएं ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, ये भी कोई भी लाइन खींच दें। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक इनपुट के लिए हमको दो आउटपुट मिल रहे हैं, यानी कि यूनिक आउटपुट नहीं मिल रहा, इसलिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक, अच्छा, और क्या हम देख सकते हैं? और भी एग्जांपल्स इस तरीके से देख सकते हैं क्या? हाँ, ये देखिए, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स, मॉड्यूलस फंक्शन का अगर हम, तो क्या बनेगा? इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो और भी समझ में आएगा, और आपको पहले भी आप कभी ना कभी इसको देखे होंगे। जरा देखें, अब इसके लिए अगर हम चेक करें तो क्या ये फंक्शन है? हमने क्या लिया, एक लाइन ये खींची वाई एक्सिस के पैरेलल, तो देखिए एक ही जगह पे कट कर रही है। कैसी वैल्यू मिल रही? यूनिक इमेज मिल रही है। यहाँ पर भी यूनिक इमेज मिल रही है, कोई भी हम लाइन खींच दें यूनिक इमेज मिल रही है, कोई भी लाइन खींच दें वाई एक्सिस के पैरेलल यूनिक इमेज मिल रही है। ये तो ग्राफिकली देख लिया हमने। अब अगर एल्जेब्रिकली इसको हम देखें, वैल्यू पुट करके, मान लिया कि हमने x इज इक्वल टू वैल्यू रखी 2, x इज इक्वल टू वैल्यू रखी 2, तो हमको y की क्या वैल्यू मिल जाएगी? मॉड्यूलस 2, यानी कि क्या मिल गया? 2। और x इज इक्वल टू हमने क्या वैल्यू रख दी? -2, तो y की हमको क्या वैल्यू मिली? -2। अगर हमने तब भी क्या मिली? 2। तो देखिए अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 2 के लिए हमको इमेज मिल रही है 2, और -2 के लिए हमको इमेज मिल रही है 2। तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई, ये तो अलाउड था ही कि अलग अलग आउटपुट के लिए, अलग अलग इनपुट के लिए सेम आउटपुट तो मिल सकता है। बस दिक्कत कहाँ होती है? अगर सेम इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट मिलता, इसका सेम इनपुट के लिए अगर अलग अलग आउटपुट मिलता, बस तब दिक्कत थी। यहाँ पर इनपुट अलग है, एक इनपुट है 2, एक इनपुट है -2। 2 के लिए भी 2 मिल रहा है, -2 के लिए भी इमेज 2 मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका मतलब ये फंक्शन है। समझ गए बात? इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि क्यों कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है और वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे काट रही है तो वो फंक्शन है, और अगर वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट रही है तो वो फंक्शन है। समझ गए बात? क्या देखा हमने कि कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है और वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट रही है तो वो फंक्शन नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो वो फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूं, जैसे कि ये देखिए, हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। जरा आप देखिएगा कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, y इज इक्वल टू log ax। ठीक, a इसका कंडीशन क्या होता है? a शुड बी ग्रेटर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन 0, और a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, इसका ये वाला हम कंडीशन ले लें, अगर क्या कि a जो है वो 1 से बड़ा होगा, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। जरा देखिए ये फंक्शन है या नहीं, ये फंक्शन है या नहीं। अगर हम कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल खींचें तो देखिए ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? फंक्शन सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ये फंक्शन है। अगर मैं आपसे कह दूं इसी में कि जो a है वो ग्रेटर देन 1 नहीं है, जो a है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसका ग्राफ मैं आपको बना दे रहा हूं, आप चेक करिएगा कि ये फंक्शन है या नहीं। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। जरा आप देखिएगा क्या ये फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग टाइप के ग्राफ्स या फंक्शंस को हम इस तरीके से, इस वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम देख सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है, और किस तरीके से वो, और यही क्यों रूल बना जिससे हम लोगों ने देखा ना, देखिए ये फंक्शन था, ये फंक्शन नहीं था, है ना, इस तरह से। एक और आप चाहें तो एग्जांपल ले लीजिएगा कि x² + y² = 9। जरा देखिएगा ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक,
और क्या ले सकते हैं, y इज इक्वल टू मॉडुलस माइनस एक्स, ये देखिएगा फंक्शन है या नहीं है। y इज इक्वल टू 1/x², इसको देखिएगा ये फंक्शन है या नहीं। इसका मैं आपको बना दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो। ये जरा देखिएगा ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से वर्टिकल लाइन टेस्ट पे हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है। अब आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मुझे लगता है कि आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आप ये ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेगा। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से मैपिंग के बेसिस पर अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक, अच्छा, आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।